Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to this amazing platform of Rankers JEE. Today I will discuss the episode number 2 of determinants, right? तो डिटर्मिनेंट का ये एपिसोड नंबर 2 है और आपको पता होगा सबसे कम क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट में ही हैं, दैट इज टोटल 26 क्वेश्चंस हैं। वो भी आप देखेंगे कि जब 21 से 26 में आप जाएंगे ना तो उसमें से 3 क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट में सिर्फ 23 क्वेश्चंस थे जो आपके 3 एपिसोड में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आई होप आपको मजा आ रहा होगा डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस भी करने में, क्योंकि बहुत थोड़े क्वेश्चंस है बट कंसेप्ट हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट के सारे कंसेप्ट पता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं पता है तो आप पूरे कंसेप्ट पढ़ के आइए फिर ट्राई करिए, ठीक है। तो अब तक के हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे डिटर्मिनेंट के। आज मैं 11 to 20 क्वेश्चंस करने वाली हूँ और हर क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंसेप्ट के कहने का मतलब ये होता है कि डिटर्मिनेंट का एक तो प्रॉपर मेथड होता है कि आप डायरेक्ट सोल्यूशन करने लग जाइए और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दीजिए अपना, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए सो दैट उसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर लूँ क्वेश्चन को, फिर आगे मुझे एक्सपेंशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और मेरा आंसर भी बहुत ईजिली आ जाए, ठीक है। तो हम हर क्वेश्चन में मेथड 2 अप्लाई करने वाले हैं, मतलब मैं स्टार्टिंग में ही सोच लूंगी कि ऐसा क्या करूँ इसमें सो दैट मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाए, उसके बाद में एक्सपेंड कर दूँ, राइट। तो सारे बच्चों को एक यही कोशिश करिए कि आप मेथड 2 लगाइए जिसमें आपको पहले ही थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, बाद में आसानी से हो जाए। अदरवाइज जो बच्चे पहले ही एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं फिर वो लास्ट तक करते ही रहते हैं और आंसर भी आए ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, है ना। और आप मेथड 2 अप्लाई करेंगे मेरे साथ। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि डेल्टा 1 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, डेल्टा 2 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। फिर कह रहा है आप डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकालो और बताइए कौन सा वाला रिलेशन ट्रू है दोनों में, है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू क्या दी है, एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको ये डिटर्मिनेंट अगर पता है और इसका एक्सपेंशन पता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहे आप ऐसे लिखिए 1 और ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है आपको पता है, चाहे आप डिटर्मिनेंट निकालिए ओरिजिनल जो आपको डिटर्मिनेंट दिया है या फिर आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तब भी सेम आता है, दैट इज 1 और ये हो जाएगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, है ना। मतलब इसका ट्रांसपोज तो सेम ही आएगा दोनों की वैल्यू। अब देखिए इसका अगर आपको डिटर्मिनेंट का याद है एक्सपेंशन क्या आता है तो कैसे निकालते हैं। देखिए इसको करने का तरीका होता है आप पहले वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करिए, फिर दूसरे वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो देखिए क्या आता है, a माइनस बी करना है फिर आपको, फिर a माइनस सी करना है और लास्ट में कौन सा बचा है, b माइनस सी। तो ये आपका एक्सपेंशन आता है, दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा 1, राइट। अब आपको डेल्टा 2 यहाँ से कैलकुलेट करना था। तो डेल्टा 2 में क्या लिखा है, 1 बी सी ए 1 ए सी बी और 1 ए बी सी। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा फिर आप निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, है ना। तो देखिए क्या है डेल्टा 2 की वैल्यू आपके पास। सो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 बी सी ए 1 ए सी बी और थर्ड क्या है 1 ए बी और सी, ठीक है। इसको करने का सेम मेथड है, या तो आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दीजिए या फिर पहले ही सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जीरो बना लेंगे उसमें आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, कोई दो जो रोज हैं उनमें 2 जीरो बना लेते हैं, कोई भी 2 रोज, है ना। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है आप भी वही करेंगे, है ना, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों को देखिए मैं चेंजेस कर रही हूँ R2 में, तो R2 माइनस R1, सिमिलरली R3 में चेंजेस कर रही हूँ मैं, तो दिस विल बी R3 माइनस R1, ओके। तो पहला वाला तो सेम रहेगा 1 बी सी, दूसरे वाले में से R2 माइनस R1 करना है, दैट इज 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ से C कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा A माइनस बी और ये वाला हो जाएगा B माइनस। सिमिलरली आपको R3 में क्या चेंजेस करने हैं, R3 माइनस R1, तो ये कितना हो जाएगा 0 और यहाँ से आप B कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा A माइनस सी और यहाँ पे हो जाएगा C माइनस। अब आप देख पा रहे होंगे सेकेंड और थर्ड वाले कॉलम में, या फिर आप कह सकते हैं कि सेकेंड रो थर्ड रो में देखिए तो आपको A माइनस बी और C माइनस से कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से। तो देखिए सेकेंड वाले से मुझे कॉमन मिल रहा है A माइनस बी, तो मैं डिटर्मिनेंट को एज इट इज पहले लिख लेती हूँ। तो डिटर्मिनेंट इज 1 बी सी ए, है ना, तो 1 बी सी ए और फिर क्या है 0 C टाइम्स A माइनस बी
और यहाँ पे आ रहा है b माइनस ए, एंड द थर्ड वन इज 0 b टाइम्स a माइनस सी, b टाइम्स a माइनस सी, एंड दिस इज c माइनस। अब सबको डिटर्मिनेंट में कॉमन लेना भी आता है, तो डिटर्मिनेंट में कॉमन कैसे लेते हैं? अगर आपको सिंगल रो है, सिंगल कॉलम में कुछ एंट्रीज कॉमन मिल रही हैं तो आप बहुत इजीली वहां से निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से a माइनस बी कॉमन मिल रहा है, तो मैंने a माइनस बी ले लिया। थर्ड वाली रो से आपको a माइनस सी कॉमन मिल रहा है, वो भी ले लीजिए। क्या बचेगा? 1bca, और यहाँ पे 0 a माइनस बी कॉमन लिया है तो c बचेगा, यहाँ पे -1। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 और b -1। बस अब आपका काम क्या है, इसको एक्सपांड कर दीजिए रो 1 के अलॉन्ग, और यू कैन से कॉलम 1 के अलॉन्ग, सो दैट आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो अब मैं एक्सपांड कर रही हूँ, सो ये हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस सी। अब मैं इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करूंगी, तो ये वाला और ये वाला, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -c प्लस b, है ना। तो फाइनल अब देखिए आपके पास जो है डेल्टा 2 की वैल्यू आ रही है a माइनस बी, फिर यहाँ से आप बोल सकते हैं a माइनस सी, और ये वाला क्या आ रहा है b माइनस सी। तो a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पे आ रहा है c माइनस ए। तो अगर मैं यहाँ पे सेम इसके जैसे बनाऊं तो आ रहा है a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, है ना। तो डेल्टा 1 की अगर मैं वैल्यू लिखूं, सो यू नो डेल्टा 1 इज a माइनस बी, a माइनस सी, है ना। तो a माइनस बी, a माइनस सी, और इधर कितना आ रहा है b माइनस सी, ठीक है। तो ये एरो गलती से नीचे लग गया था, ये ऐसे जाएगा ना, तभी तो साइकिल एक पूरी होगी एक तरीके से। इसको ये बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट, दैट इज a माइनस बी, b माइनस सी, और ये वाला हो जाएगा c माइनस ए। तो आप माइनस बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट होता है, तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस से हो जाएगा, या फिर आप माइनस आगे लगा दीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सेकंड वाले की आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक माइनस आ रहा है और यहाँ पे पूरा जो है प्लस में आ रहा है, दैट इज a माइनस बी, फिर a माइनस सी और b माइनस सी। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों ऑपोजिट है, मतलब डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 1, सो दिस इंप्लाइज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके का रिलेशन आ रहा है आपके पास। तो ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन सी। तो पहला वाला क्या था? साइक्लिक डिटर्मिनेंट था, उसकी वैल्यू मैंने कैसे निकाली है? आपको a माइनस बी कर देना है, b माइनस सी, और फिर c से आपको b पे जाना है, तो c माइनस बी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आ गया, मैंने डेल्टा 2 को एक्सपांड किया है, वहां से जो वैल्यू आई है, तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 1 आया है, तो जब आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट डिपेंड्स ऑन। जब आप इसको एक्सपांड करेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ए पे या बी पे, या दोनों पे नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता लगाना था। तो देखिए इसको कैसे एक्सपांड करेंगे। डी आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो दिया हुआ है 1 0 -1, ए 1 1 माइनस ए, और ये बी ए 1 प्लस ए माइनस बी, ओके। तो बस अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपांड कर देना है। तो एक्सपांड करने से पहले आप देखिए, जब C1 और C2 को ऐड कर रहे हैं, है ना, तो मैं कौन सा ऑपरेशन लगा रही हूँ यहाँ पे? C1 में C1 प्लस C3। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है ये 0 बन जाएगा। सिमिलरली जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो A फिर प्लस 1 माइनस ए, दैट इज ये 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना बचेगा? ऑलरेडी 0 है, -1 1 ए, और ये 1 माइनस ए, 1 प्लस ए माइनस बी, ओके। मैंने एक चेंजेस किया है कि C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3, मतलब C1 में चेंज किया है C1 प्लस C3 करके। तो मेरे पास अब तक के लिए ये डिटर्मिनेंट आ गया है। बस इसको आप क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट वाले रो के अलॉन्ग एक्सपांड कर रही हूँ, तो ये है -1, तो कितना आ जाएगा? देखिए आपके पास a -1, और ये कितना हो जाएगा? माइनस ए। तो अब आप देख पा रहे होंगे a एंड a विल बी कैंसिल आउट, सो योर फाइनल आंसर इज 1। तो जैसे आपके पास 1 आ रहा है, तो 1 ना तो a पे डिपेंड कर रहा है ना b पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर a नॉर b, राइट। तो मैंने क्या किया है, जस्ट आप एक्सपांड कर सकते थे, कोई बड़ा सा एक्सपेंशन नहीं था। मैंने फिर भी इसको 0 0 बना लिया, सो दैट बहुत कम सिंप्लीफाई करना हो। फिर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर आ गया है 1, ओके। चलिए थर्ड क्या कह रहा है? सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। आपके पास एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू है 10। फिर जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो पूछ रहा है जो सॉल्यूशंस आएंगे उनका सम क्या होगा, है ना। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास? 1 2x 2 3x स्क्वायर एंड 3 5 2, राइट, विच इज इक्वल टू 10। तो बस इसको एक्सपांड करना था।
तो आप डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हैं अगर आप ना चाहें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, तो मैं डायरेक्ट एक्सपैंड कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो मैं पहले R1 के अलोंग करती हूँ हर बार रो 1 को, ठीक है। अगर आप सिंप्लीफाई करने के बाद 0 बना पाते हैं तो आप चेंज करिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है, कैसे भी करिए। तो मैं रो 1 के अलोंग करती हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1 के अकॉर्डिंग करूंगी तो यहाँ पे 3 2 6 माइनस ऑफ 5x², और ये हो जाएगा -2 टाइम्स 4 माइनस 3x², और ये प्लस x टाइम्स 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 10। तो आपको ये दिया था, बस आप इसको सिंप्लीफाई करना था, x की जो वैल्यूज आएंगी उन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 6 माइनस 5x² माइनस ऑफ 8 प्लस 6x² प्लस कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ से देखिए -5 प्लस 6 दैट इज x², और ये प्लस x आ जाएगा, और यहाँ से -2, और ये कितना है इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। तो अब आप देख पा रहे होंगे, तो x², मैं इसको अगर लिख दूँ प्लस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू -4 एंड 3। अब आपसे पूछ रहा था जो जो आपके पास सोल्यूशंस आए उन सबका सम बता दीजिए। तो सम कितना आ जाएगा, -4 प्लस 3 सम ना, तो टोटल सम कितना आ रहा है आपके पास, -1, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, इसमें भी कुछ नहीं था, बस आपको डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना था, इक्वल टू 10 करना था, सिंप्लीफाई कर देते आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए 14 क्या कह रहा है, एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट है, तो पूछ रहा है जब आप इसको एक्सपांड करेंगे देन डी डज नॉट डिपेंड ऑन, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, और आपके पास ई है, डी या फिर एक्स है ना। तो सेम जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और आपको देखना है कि किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए फिर से वही चीज़ है कि कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट जो है एक्सपांड करने लग जाएंगे और बहुत सारा टाइम जाएगा, और आप थोड़ा सा अगर पहले ही दिमाग लगा ले तो फिर आपको इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे होंगे जो R1 लिखा है, तो R1 की जो सारी एंट्रीज हैं वही R2 में लिखी हुई हैं, बस सिर्फ 1 एक्स्ट्रा है। तो 1 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे, देखिए डी में कुछ चेंजेस करूँगी, वो चेंजेस क्या होंगे, मैं क्या कर रही हूँ कि R1 में चेंजेस कर रही हूँ, सो R1 माइनस R2। ओके, तो जैसे ही मैंने R1 माइनस R2 किया, तो इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे -1 ऊपर आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -1, ठीक है। नीचे वाला तो सेम रहेगा, तो नीचे वाला क्या है, x प्लस डी प्लस 1, ये है x प्लस ई प्लस 1 एंड दिस इज x प्लस एफ प्लस। थर्ड वाला सेम रहेगा, x प्लस ए, x प्लस बी एंड x प्लस। अब आप देख पा रहे होंगे कुछ कुछ आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, मतलब एक रो। अब इस रो को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, देखिए आप कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो ये दो एंट्रीज को 0 कर दो, या फिर ये दो एंट्रीज को 0 कर दो, है ना। तो आपके पास सिर्फ एक एंट्री बचेगी जिसके अलाउंग आपको एक्सपैंड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अगर मैं इन दोनों को 0 करती हूँ तो 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि C1 में कुछ चेंजेस हम क्या करेंगे, देखिए C1 माइनस C3 कर सकते हैं क्या, है ना। C1 में मुझे चेंज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है C1 माइनस C3। तो C1 माइनस C3 जैसे करेंगे तो फर्स्ट एंट्री इसकी 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं C2 में चेंज करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, C2 माइनस C3, तो ये वाली एंट्री भी 0 हो जाएगी। जैसे ही दो एंट्री 0 है, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो क्या कर रही हूँ, C1 माइनस C3, तो बताइए क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट चेंज होके, C1 माइनस C3 जब करूंगी तो ये तो 0 हो जाएगा पहला वाला। दूसरा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो d प्लस 1 है, तो कितना बचेगा, सिर्फ d माइनस एफ, सबको दिख रहा है d माइनस एफ। अब थर्ड में इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x x खत्म, तो a माइनस सी बचेगा, तो दिस इज a माइनस सी। सिमिलरली जब मैं सेकंड में क्या कर रही हूँ, C2 माइनस C3, मतलब इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 जाएगा, तो e माइनस एफ बचेगा, है ना। तो दिस इज 0, e माइनस एफ। तो थर्ड वाला जो आपके पास आएगा x प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज b माइनस सी। और जो लास्ट वाला कॉलम है वो तो सेम ही रहेगा, तो कौन सा है, -1 x प्लस एफ प्लस 1 एंड द थर्ड एंट्री इज x प्लस सी, राइट। तो बस अब कुछ नहीं है, आप इसको एक्सपांड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट किस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, A3 जो भी है ये A13 इसके अलॉन्ग एक्सपांड कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, -1, है ना।
अब इन सब की मल्टीप्लाई करवानी है, सो डी माइनस एफ इंटू बी माइनस सी माइनस ऑफ ई माइनस एफ इंटू ए माइनस सी, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी डी माइनस डी सी, है ना। तो बी डी माइनस डी सी और माइनस ऑफ बी एफ प्लस सी एफ, और ये वाला एंट्री कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ई प्लस ई सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो अगेन ए एफ, और ये माइनस ऑफ सी एफ, राइट। तो आपके पास ये आ रहा है। अब देखिए कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ से, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बी डी है और सी एफ है, तो ये सी एफ प्लस है, दिस सी एफ इज माइनस ए एफ, तो सी ई, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास बी डी, तो बी डी किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, डी सी भी नहीं हो रहा है, और ओके, तो फाइनल आपके पास क्या आ रहा है, बी डी माइनस ऑफ डी सी माइनस बी एफ प्लस ए एफ और माइनस ए ई प्लस सी, ठीक है। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो आपका जो क्वेश्चन था उसमें आप देख पा रहे होंगे कि सब में x था, बट जैसे ही मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ से जो है x वाला टर्म जो है वो गायब हो गया। आप देख पा रहे हैं कि इसमें x की कोई टर्म नहीं आ रही, तो आप यहीं से बोल सकते थे कि आपका जो पूछ रहा था d डज नॉट डिपेंड ऑन, तो आपका आंसर आ चुका था कि x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके बावजूद जिनको अभी तक दिख गया होता यहाँ से कि यहीं से मतलब जो है हमारा डिटर्मिनेंट वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो ऑप्शन डी टिक कर देते। अदरवाइज कुछ बच्चे जो ध्यान नहीं देते फिर इसको ही सिंप्लीफाई करने में टाइम लगा देते, और यही जबकि आपका आंसर आ चुका था कि ये वाला जो है x पर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो बहुत बच्चे क्या करते फिर इसको भी सिंप्लीफाई करते आगे कुछ भी। देखो यहाँ से डी कॉमन निकालते हैं तो ये कितना बन जाता, सेम वही चीज जो है ऊपर वाला कुछ कुछ आ जाएगा ना, मतलब यहीं से आप देख पा रहे थे कि x वाला टर्म ही गायब हो गया था, आप यहीं से भी अपना आंसर टिक कर सकते थे। फिर हमने 2 लाइन और भी लिख दी है, उसके बाद भी कुछ बच्चे करते और फिर टिक करते हैं ना। तो आप क्या करिए, थोड़ा दिमाग खुला रखिए और पहले ही देख लीजिए कि कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं ना। तो आपका कौन सा वाला ट्रू आया है, ऑप्शन डी, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स, ठीक है। चलिए अगला क्या है 15, तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ठीक है। तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x फिर कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए कि मैं ऐसा क्या करूँ, चेंजेस करूँ डिटर्मिनेंट में, सो दैट मुझे कुछ कुछ कॉमन मिल जाए, मतलब या तो एक सिंगल रो में कुछ कॉमन मिल जाए या फिर सिंगल कॉलम में कुछ कॉमन मिल जाए। वो कैसे देखते हैं, या तो पहले हम सारी जो है रोज को ऐड करते हैं टर्म बाय टर्म, फिर देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है, अगर ऐसा नहीं होता है फिर हम कॉलम कॉलम ऐड करते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ ऐसा कॉमन मिल रहा है क्या। तो अब आप देखिए, जैसे सपोज मैंने C1 को उठाया, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 1। अब मैं कॉलम 1 के सारे नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो बताइए क्या आ रहा है यहाँ पे, है ना। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो यहाँ पे ऑपरेशन यूज हो रहा है R1, अगर मैं R1 में ही लिख दूं तो R1 इज चेंजिंग विद R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो ये सारे, ये दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3, है ना। मैंने क्या किया, R1 में ही सारी एंट्रीज को ऐड कर रही हूँ, तो पहली वाली एंट्री में ये सारी ऐड हो जाएंगे। तो देखिए कौन कौन सी आ जाएंगे, यहाँ पे x माइनस वाई माइनस जेड है, जब 2x टू वाई ऐड होगा तो ये टोटल बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली जब आप इसमें ऐड करेंगे सो ट्वाइस ऑफ x माइनस एक्स विल बी जस्ट x, और ये y है, और माइनस जेड प्लस 2z इज z। सिमिलरली थर्ड वाले में भी आप देख पा रहे होंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा कि आपको पहले ही रो में तीनों एंट्रीज कॉमन मिल गई हैं जब मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया, तो अब सी बात है अब तो आप यहाँ से कॉमन निकाल पाएंगे। कॉमन निकालने के बाद आपको 1 1 1 मिल जाएगा, फिर आपको 2 एंट्रीज को 0 बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में यही होता है जनरली कि आप कॉमन निकालने के लिए कुछ ऑपरेशन लगाइए, उसके बाद एंट्रीज को 0 बना लीजिए, ठीक है। तो y माइनस जेड माइनस एक्स, दिस इज 2y, और ये आ जाएगा 2z और z माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। तो बस अब इसके आगे देखिए आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए x y z, तो मैंने कॉमन ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड, तो अंदर क्या बच रहा है 1 1 1, फिर आएगा 2y, y माइनस जेड माइनस एक्स, है ना, तो y माइनस जेड माइनस एक्स 2y, और ये बचेगा 2z
एंड द थर्ड वन इज z माइनस एक्स माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, कोई दो एंट्रीज को आप जीरो बना दीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड। मैं ऑपरेशन देखिए कौन सा लगा रही हूँ, आप कोई भी लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से C1 में देखिए C1 माइनस C3 कर रही हूँ और C2 में भी सेम कर रही हूँ C2 माइनस C। तो इसमें से जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये जीरो हो जाएगा। 2y माइनस 2y इज जीरो, 2z माइनस दिस कितना हो जाएगा, आप देखिए z प्लस एक्स प्लस वाई, आपको दिख रहा होगा इतना। फिर मैं क्या कर रही हूँ कि C2 माइनस C3 कर रही हूँ, मतलब इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये जीरो हो जाएगा। फिर y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y, तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। और यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा z प्लस एक्स प्लस वाई, ओके। और ये वाली तो एज इट इज लिख देनी है आपको, तो z माइनस एक्स माइनस वाई। फिर से अब आपको दिखने लगा होगा कि कुछ कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ये लिखा हुआ है z माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। हाँ, अभी देखो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए। चाहे आप इस वाले कॉलम 1 को उठा लीजिए, चाहे आप रो 1 को उठा लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रही हूँ, दैट इज A13। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, और मैं जो है R1 ले रही हूँ रो 1 की, इस वाली एंट्री के अलोंग एक्सपैंड करूंगी तो कितना हो जाएगा 1, है ना। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, अब देखिए कितना आएगा यहाँ पे, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो देखिए माइनस टाइम्स कितना आएगा, आपको पता है ये तो जीरो हो जाता है, और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये है x प्लस वाई प्लस जेड। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारी एंट्रीज जो है माइनस में आ रहे हैं, तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3, ठीक है। तो आपका एक्सपेंशन आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया था, पहले मैंने देखा कि हमारे पास पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो जैसे मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया तो मुझे एक रो जो है उसके सारी एंट्रीज सेम मिल गई। मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद कुछ कुछ ऐसा मिला, मैंने दो एंट्रीज को जीरो बनाया, सिंप्लीफाई करा, और आपका ऑप्शन आ चुका है सी। चलिए अब क्या है, ए रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ओके। एक सर्कल है आपके पास, उसके अंदर इन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है ABC, ठीक है। अब क्या कह रहा है, PQ बी द डायामीटर ऑफ द सर्कल, ये PQ है डायामीटर ऑफ सर्कल, पैरेलल टू द साइड AB, सपोज दिस इज AB के पैरेलल है, एंड BPC इज 30 डिग्री, BPC, अच्छा ABCD अगर मैं बना दूं, सो दिस इज ABCD, है ना। अब आपको दिया है एंगल BPC इज 30 डिग्रीज, दैट इज BPC, तो दिस इज 30 डिग्रीज, है ना। अब आपसे पूछ के आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल, ये आपसे पूछ रहा है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो जैसे ही आपको साइड के बारे में और रेडियस के बारे में पता चल गया, आपका जो है रेशियो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको पता है अगर आपके पास एक सर्कल है तो अगर आप इसको उठा के ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे खड़ा कर दें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक एंगल बना हुआ है, और आपको पता है अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाती हूँ तो उसका ये ट्वाइस होता है, तो ये कितने डिग्रीज हो जाएगा, 60 डिग्री, सबको पता है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसके उस पे बना हुआ है, ये वाला सेंटर पे बना है तो इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो ये वाला एंगल जब डबल हो गया तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी रेडियस है सर्कल की और ये भी रेडियस है ना। तो आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर आपके पास दो साइड सेम है ट्रायंगल में तो उनके साइड, उनके जो सामने का एंगल होता है वो भी सेम ही होता है। तो अगर ये थीटा है तो इसको भी थीटा ही होना पड़ेगा, सबको पता है। अब आप देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो 60 डिग्रीज है और दो एंगल सेम है, टोटल सम आपको पता है θ1, सपोज अगर मैं इसको θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बोलूँ किसी एंगल में तो 180 डिग्रीज होता है। एक एंगल आपको ऑलरेडी पता है 60 डिग्रीज और ये दोनों सेम है तो मैंने इसको लिख दिया 2θ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे θ इज इक्वल टू 120/2 दैट इज 60 डिग्रीज।
तो ये तीनों एंगल कितने हो गए? 60 60 60 डिग्रीज, है ना। जब तीनों एंगल 60 डिग्रीज हो गए तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज, सपोज दिस इज O, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? BOC, ट्रायंगल BOC इज इक्विलैटरल। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ट्रायंगल, है ना। मैंने इसे क्यों बोला? क्योंकि आपको पता था कि जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना होता है वो डबल होता है अगर इसके सर्कमफेरेंस पे बना होता है। तो जैसे ये 60 डिग्रीज आ गया, आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है ना। फिर मैंने क्या किया, जो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं, है ना। फिर मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ से आपको मिल गया दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। अब आप देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल ABCD का, तो आपको पता है कि क्या होता है, साइड होती है मल्टीप्लाइड ऑफ साइड। AB इंटू BC लिख सकती हूँ क्या मैं? तो AB इंटू BC, और इसका सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अभी रेडियस के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो सपोज दिस इज R, है ना, तो इसकी भी वैल्यू R है, इसकी भी वैल्यू R है, और ये भी R, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, पूरा AC की बात करूँ, तो आपको पता है अगर मुझे AC निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यू नो कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सारे 90 डिग्रीज होते हैं, ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो ये वाला ट्रायंगल बनेगा ABC, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सबको दिख रहा है क्या? दिस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो बस अब क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, बस इस अगर इतना दिख गया था आपको तो आपसे क्वेश्चन हो जाता ना। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्टेक्स कितने, किसके, रेक्टेंगल के वर्टेक्स है, राइट। तो जैसे आपको 90 डिग्रीज मिल गया तो ये जो आपका हाइपोटेनस होता है AC, तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए आप? AC का स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको पता है AC स्क्वायर, तो AC जो बना है वो दो रेडियस से मिलके बना हुआ है, कौन कौन सी है वो? OC प्लस OA, तो OC इज इक्वल टू R, और ये भी फिर OA R के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना है, ये R प्लस R का होल स्क्वायर। और AB के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, और BC की वैल्यू आपको पता है कि ये दिस इज नथिंग बट रेडियस। तो अब यहाँ से आप बोल पाएंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, है ना। तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू √3 टाइम्स R। तो अब आपको AB मिल चुका है और आपको रेडियस भी पता हो गई है, तो रेडियस कितना है, R, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही आपको AB मिल गया है तो आपने BC भी निकाल लिया है, BC की वैल्यू कितनी है, R। बस आपको यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला निकालना था, तो AB की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, √3R, है ना। अब आप यहाँ पे रख सकते हैं √3R, BC की वैल्यू है R, और यहाँ पे है पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, √3/पाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया है ये क्वेश्चन। कुछ नहीं था, बस 9th-10th का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि 9th-10th का ही ये क्वेश्चन था, ठीक है, ज्योमेट्री का। तो बस यहाँ से कुछ नहीं किया है मैंने, आपको मैंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया है। उसके बाद मैंने साइड की वैल्यूज निकाल ली है, जैसे साइड की वैल्यूज आ गई है, रेडियस भी आपको पता है मैंने क्या किया, अब सबकी वैल्यूज पुट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया, तो आंसर आ गया है √3/पाई, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्या है, 17, लेट AB इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू दिस, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज, ओके। तो आपसे AB में कुछ रिलेशन पता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ AB करेंगे तो आपके पास वैल्यू 1 आएगी। फिर इस डिटर्मिनेंट को आपको सिंप्लीफाई करना है और इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी थी, ओके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कुछ आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है क्या, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें हम। तो आपके पास है 1 + a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, ओके। अच्छा, आपको अगर स्टार्टिंग में ही 0 बनाना हो तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab और यहाँ पे है 2a। तो अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करवा दूं, उसके बाद दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। आपका काम बन गया यहीं से। देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे
R3 में कुछ चेंजेस कर रही हूँ, वो कौन से, b टाइम्स R3। फिर मैं क्या करूंगी, R1 में ऐड कर रही हूँ R1 प्लस, डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं R1 प्लस BR3, है ना। अगर आपको 2 बार एक काम नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये वाला ऑपरेशन लगा दीजिए। देखिए कौन सा मैं लगा रही हूँ, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस BR3, है ना। तो R1 प्लस BR3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2ab और ये माइनस 2ab, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें से क्या करना है, माइनस 2b, ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2b और आपको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस b टाइम्स R3 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस b माइनस ऑफ ए स्क्वायर b और ये माइनस ऑफ बी क्यूब। कितना समझ आ रहा है क्या, कुछ नहीं करना है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2ab और इधर आ रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम है, ट्वाइस ऑफ ए, दिस इज ट्वाइस ऑफ बी माइनस ऑफ 2a और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। ओके, अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, एक और जीरो बनाइए, एक दो जीरो बनाइए, एक्सपांड कर दीजिए, है ना। तो अब देखिए अगर और मुझे जीरो बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab और यहाँ पे है 2a, तो क्या मैं इस वाले को अगर b से मल्टीप्लाई करवा दूं, है ना, b से मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो काम बन जाएगा आपका, है ना। या फिर दूसरा मेथड क्या है, इसी को इस वाले से आप इसको a से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, बात बराबर है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए R2 में क्या करूँगी, R2 में R2 माइनस ऑफ a टाइम्स R3, तो जैसे मैं ये कर दूंगी ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो इसको मैं लिख लेती हूँ एज इट इज, सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 और यहाँ पे माइनस 2b, तो अगर मैं माइनस b यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है कि R2 माइनस ऑफ ए R3 किया है ना, तो R2 माइनस ए R3, तो R2 की वैल्यू ये है, माइनस ए R3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे, सो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे, सो ट्वाइस ऑफ ए, तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस ऑफ ए प्लस ए क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। नीचे वाला एज इट इज है उसको ऐसे लिख दीजिए, सो ट्वाइस ऑफ बी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। जैसे ही आपको इतना कुछ कुछ दिख गया है, अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए आपको पहली वाली रो में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 0 टाइम्स कोई नॉन जीरो नंबर कर देंगे तब भी 0 आ जाएगा, तो आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 0 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप R1 से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ, तो अब आप यहाँ से जब पहली रो से कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड रो से भी आप देख पा रहे होंगे कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिला है, जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a टाइम्स आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो टोटल होल स्क्वायर मिल रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे बच रहा है 1 0 और माइनस b, यहाँ पे कितना बचेगा, 0 1 और a आएगा कॉमन। नीचे क्या बच रहा है, ट्वाइस ऑफ b माइनस ऑफ 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना, तो देखो मैं रो 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करूं तो ये कितना आ जाएगा, 1 और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। इतना खत्म। फिर मैं करूंगी थर्ड वाले के, सो ये माइनस b हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा, माइनस 2a, है ना, सिर्फ माइनस 2a। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंदर कितना बच रहा है, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे 2b मैंने इसके अलॉन्ग किया है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2b आएगा ना, माइनस ऑफ 2b, तो ये प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो अब आपके पास टोटल क्या आ रहा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको देखो मैंने अभी क्या बताया, हाँ,
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मैंने जो भी ये चीज बताई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 2ab, है ना। फिर मैंने क्या किया, एक साइड ऐड किया, 1 इधर भी ऐड कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, 3। तो अब इसकी आपसे अगर मिनिमम वैल्यू इसकी पूछ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। तो इसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 27, यहाँ से आपका आंसर आ चुका है ना। तो मैंने क्या किया है, बस इसको सिंप्लीफाई किया है थोड़े 2-3 ऑपरेशन लगा के, उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो गया, मैंने इसको एक्सपांड कर दिया, फिर कुछ आया, फिर मैंने पीछे एक प्रॉपर्टी लगाई है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, वहां से आपको यहाँ से मिल गया 27 इज योर आंसर। नाउ 18 कह रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 0 कब होता है, कि मतलब अगर ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी, है ना, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसको भी करने का क्या तरीका है, एक चीज मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई बड़ा सा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना, तो आप देखिए क्या ये किन्हीं दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट तो नहीं है, अदरवाइज या तो आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करने बैठेंगे बहुत लेंदी जाएगा ये, तो पहले आप चेक कर लीजिए क्या ये किन्हीं दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट तो नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे ही दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होगा फिर आप अलग अलग सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। तो देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे पहली एंट्री आपको क्या बनानी है, 2, है ना। तो 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 1 0, और अगला डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही मैं बना रही हूँ, और इक्वल टू में आपके पास क्या है, 0। अब आप देखिए आपके पास सेकंड एंट्री कौन सी है, a प्लस बी सी प्लस डी, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना आता है, पहले हम ऐसे चलते हैं फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पहली एंट्री 2 चाहिए तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, ठीक है। तो पहली एंट्री आपके पास आ चुकी है 1 1 इज इक्वल टू 2। अब आपको बनाना है a प्लस बी सी प्लस डी, तो 0 के साथ तो आप कर नहीं सकते, जैसे ही इस वाले को मैं सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वहां पे रखूंगी मैं a प्लस बी और यहाँ पे c प्लस डी फिर 0, ठीक है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करवा रहेंगे आप देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ चुका है। थर्ड वाली एंट्री आती है ए बी प्लस सी डी फॉर्म का, तो 1 की जब मल्टीप्लाई मैं ए बी से करवाऊंगी, इस वाले 1 की सी डी से, और 0 का तो 0 ही है। अब आपको दिख चुका है क्या। अब आपको पहले क्या करना होता है कि पहली रो बनानी होती है, फिर पूरा डिटर्मिनेंट उसके अकॉर्डिंग बन जाता है दूसरा वाला डिटर्मिनेंट, दैट इज D2। अब D2 को आप यूज करके आप D1 को पूरा कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब आपको इसकी पहली एंट्री बनानी है a प्लस बी सी प्लस डी, तो मतलब यहाँ पे जो एंट्रीज आएंगे उसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, a प्लस बी और फिर c प्लस डी आना चाहिए फिर 0, तभी तो आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब a प्लस बी और c प्लस डी आएगा। फिर 2 टाइम्स a प्लस बी सी प्लस डी बनाना है ना। तो अब देखिए इसकी ही मल्टीप्लाई आपको इससे करवानी है, तो कितना हो जाएगा, इसकी जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, है ना, तो देखिए क्या बनता है यहाँ से, a प्लस बी टाइम्स, ऑब्वियसली बात है आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, जब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एंट्री आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं फिर से करके बता देती हूँ। तो a प्लस की जब आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से c प्लस डी का होल स्क्वायर। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ओके, और a प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, ये दिख रहा होगा आपको, a प्लस बी और c प्लस डी, है ना, 2 टाइम्स a प्लस बी सी प्लस डी। फिर थर्ड वाले में आप करेंगे तो ए बी टाइम्स a प्लस बी। अच्छा हाँ, एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको उल्टा कर दें तो काम बन जाएगा आपका, तो यहाँ से अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, c प्लस डी यहाँ पे लिख दीजिए और a प्लस बी वहाँ पे, तो ये हो जाएगा c प्लस डी और ये a प्लस बी। अब आपको कुछ कुछ दिखने लगा होगा कि यहाँ से मैच कर रहा है, तो देखिए c प्लस डी इंटू ए प्लस बी करवाएंगे, फिर a प्लस बी इंटू सी प्लस बी, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है। अब ठीक है, फिर इस वाले की जब आप थर्ड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी टाइम्स सी प्लस डी आपको दिख रहा है, फिर सी डी टाइम्स ए प्लस बी वो भी दिख रहा है आपको, है ना। अब आपको थर्ड वाली एंट्री बनानी है, तो थर्ड वाली एंट्री बनाने के लिए फिर से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसी कौन सी एंट्री लूँ सो दैट इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाए आपको,
ए बी प्लस सी डी, तो सपोज मैंने ऐसे लिख दिया सी डी और ए बी 0। अब देखिए क्या ये सही आ रहा है क्या, जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई करवाई तो ये तो प्लस में हो गया। अब सी डी टाइम्स ए प्लस बी है और ए बी टाइम्स सी प्लस डी है, ये भी ठीक है। फिर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, सी डी ए बी बनेगा पहले वाले से, फिर इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी डी ए बी बनेगा, जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स समथिंग आ जाएगा। अब आपको पता था इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है ना, तो मैंने क्या किया है, ऐसे 2 डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिए हैं जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, दैट इज d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया। अब आपसे पूछ रहा था बताइए ऐसी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी सो दैट इनका प्रोडक्ट 0 हो जाए। तब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप अगर आपके पास किसी डिटर्मिनेंट में या तो सिंगल रो या सिंगल कॉलम 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है ना, तो ये भी 0 ही आएगा और ये भी 0 ही आएगा। अब चाहे ABCD की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए है ना, क्योंकि ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ABCD पे, क्योंकि इसका एक रो और एक कॉलम जो है 0 आ रहा है ना। तो अब आप बोल सकते हैं कि ABCD की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए अब ये कैसा है, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या कह रहा है, आपके पास डिटर्मिनेंट एक गिवन है ना, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपको कुछ 3 कंडीशंस दी हुई है, तो पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो आपके पास ये 3 इक्वेशंस दी हैं, तो इनकी जो वैल्यूज आ रही है, एक की वैल्यू है 9, फिर है 16 और ये है 25 का स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे होंगे पहली वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, फिर इधर है 4 का स्क्वायर और इधर है ये 5 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर एक तरीके की साइड्स भी आपको दिख रही होंगी, ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो एक तरीके से ये साइड लेंथ दी हुई है, तो साइड लेंथ पहली क्या है 9 है, फिर 16 है, फिर 25 का स्क्वायर, वो इस तरीके की है। तो आपको पता होगा अगर आपके पास कुछ इस तरीके का ट्रिपलेट बनता है 3 4 5, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी लेंथ होती है ये, है ना। तो जैसे ही आपको ये पता चल गया तो अब आप क्या करिए, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू होंगे, तो ये सपोज ये 25 है और ये 9 है और ये 16 है, तो 25 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, n माइनस एल का होल स्क्वायर। तो सपोज ये है n, तो ये क्या हो जाएगा n कॉमा आर, और अगला क्या बचा है आपके पास l कॉमा पी, ठीक है। अब जो आपके पास 16 बना है, तो 16 बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, l कॉमा पी है m कॉमा क्यू ना, तो दिस इज m कॉमा क्यू। अब बन गया ये आपके पास एक तरीके का ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसके हाइपोटेनस ये है और ये, अगर मैं इसको नाम दे दूं सपोज दिस इज ए बी एंड सी, है ना। तो अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या पता है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू एल एम एन पी क्यू आर 1 1 1, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको पता है कि कुछ आपको रिलेशन पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और डिटर्मिनेंट में कुछ रिलेशन पता है, तो आई होप सबको पता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है अगर ऐसे कुछ है ए बी सी, तो ये क्या होता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, जो इसके वर्टेक्स आएंगे उनकी वैल्यूज अगर मैं लिख दूँ, तो सपोज ये अगर है x1 y1 और ये 1 आता है, फिर x2 y2 1 और x3 y3 1, कुछ इस तरीके का होता है क्या। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर आप जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स लिख देते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या समझ आया क्या। अब जिसको अगर इतना पता चल गया है तो इसके आगे आप निकाल लेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बस यहाँ पे रख देना है। तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर कह रहा है ना, तो देखिए डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर निकालेंगे आप, है ना। तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा देखिए, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4 टाइम्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना है 4 और हाइट कितना है 3, है ना। तो दिस इज 4 इंटू 3 पूरे का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इंटू, और ये कितना आ जाएगा देखिए, यानी 144, नहीं 36 आ जाएगा ना यहाँ से, तो 3 2 6 और ये हो जाएगा 36।
अब मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 6 4 और 2 140, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 144 यूनिट स्क्वायर, जो या फिर अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आप इसको हटा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ से 144, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ से, आपको ये जो रिलेशन दिए हुए थे एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की साइड सी दी हुई थी, तो वहां से मैंने वर्टेक्स निकाल लिया। वर्टेक्स निकालने के बाद आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, जो उनके वर्टेक्स होते हैं उनको लिखिए, वर्टेक्स के दोनों जो है वैल्यूज रखिए और एक 1 लगा दीजिए यहाँ पे, है ना। तो आपके पास इस तरीके से 3 क्रॉस 3 का एक डिटर्मिनेंट आ जाता है। जैसे आपको इतना पता चला, मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिप्लेस कर दी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी से। फिर आपको इसका स्क्वायर पूछ रहा था, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जितना है उसने रखा, आपको सिंप्लीफाई किया मैंने तो कितना आ गया 144, ठीक है। चलिए अगला क्या है 20। सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ के सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। तो अब आप बताइए, अगर आपके पास कोई नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और कह रहा है कि उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, पहला तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो आपको पता होगा ये बोलता है कि d1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, d2 0 होना चाहिए, d3 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और d भी 0 होना चाहिए। तो जब ऐसे आता है d1 d2 d3 और d भी 0, तब आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और आई होप सबको पता है कि d क्या होता है, तो d होता है कि जो आप इनके कोएफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनाते हैं एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से, तीनों इक्वेशन से, उसको d बोलते हैं। फिर जब d1 होता है तो आपको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को c1 कॉलम 1 से रिप्लेस कर दो, सिमिलरली d2 और d3 निकाल लेते हैं, ठीक है। सबको पता है क्रैमर्स रूल, आई होप मैं इतना मान के चल रही हूँ कि सबको आता है। तो जैसे ही आपने d1 इक्वल टू 0 किया तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड को रिप्लेस कर देना है कॉलम 1 से, तो कितना हो जाएगा 1 k स्क्वायर, और एंट्री रिमेनिंग क्या आएंगी 2 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 4 और ये आएगा 5 2, है ना, कुछ इस तरीके का आएगा। फिर आपको एक्सपांड कर देना है इक्वल टू 0, तो जैसे आप 0 करेंगे देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 1 टाइम्स 3 2 6 -20 और -2, तो -2 करेंगे, मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रही हूँ, तो 2k माइनस ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5k माइनस 3k स्क्वायर इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -14 माइनस ऑफ 4k प्लस 8k स्क्वायर और प्लस 5k माइनस ऑफ 3k स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, k की जो वैल्यूज आती हैं। अच्छा यहाँ पे 10 है, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1 के अलॉन्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 माइनस 20 फिर माइनस ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स के, तो 10 टाइम्स के माइनस ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 1 के अलॉन्ग करेंगे, सो 5k माइनस ऑफ 3k स्क्वायर। अब ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 20k प्लस 8k स्क्वायर। अब ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस ऑफ 10, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 8k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर दैट इज 5k स्क्वायर और माइनस ऑफ 15k प्लस 10 इक्वल टू 0, है ना। तो कितना हो जाएगा 50k स्क्वायर, है ना। तो 5 के अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, k स्क्वायर और माइनस ऑफ 2k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, k इज इक्वल टू 2, 1, है ना। तो k की दो वैल्यूज आ रही है, वो कौन कौन सी है 2, 1। तो क्या कह रहा था, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ k। अच्छा, जब मैंने d1 को 0 किया तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही हैं k की 2, 1। जैसे ही आप d2 को 0 करते हैं तो d2 इक्वल टू 0 करेंगे तब भी आपके पास k की वैल्यूज आती हैं 1, 2, है ना। सिमिलरली फॉर d3 ऑल्सो k की वैल्यू आती है 1, 2, ठीक है। ऐसा जब d इक्वल टू 0 पे होता है, d इक्वल टू 0 करते हैं तो 0 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर जो है वो कांस्टेंट ही है। तो जब तीनों को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो k की जस्ट दो वैल्यूज आती है 2, 1 और वो भी डिस्टिंक्ट है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, है ना। तो
आज के 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुए और आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा हर क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा, है ना। सब में अगर आप जहाँ पे अटकते हैं तो बस वहाँ पे एक्सपेंशन पे ही अटकते हैं कि कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। जैसे ही प्लस माइनस का कुछ होता है आपका पूरा क्वेश्चन खराब वहीं पे, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि आप प्लस माइनस वाला मिस्टेक ना करें तो बहुत ही बेहतर होगा, अदरवाइज आपका डिटर्मिनेंट में टाइम नहीं लगता है। जब आप एक्सपैंड करते हैं या कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक होता है तभी आपका टाइम लगता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस कंडीशन पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सेकंड एपिसोड था, एक एपिसोड और है और इसमें आपका डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम मैट्रिक्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।